हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में यदि बात किया जाए, यानी कि रोजगार के बारे में, तो ये कभी फिक्स नहीं रहा है। कभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है तो कभी बहुत ज़्यादा वो नीचे भी गया है। तो चेंजिंग स्ट्रक्चर क्या था एम्प्लॉयमेंट का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, यानी कि वो किस प्रकार से बढ़ा, कैसे घटा, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक्सपेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, है ना, दोनों एक्सपेक्ट को। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है जानते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से लेकर 2010 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। देखिए ध्यान से, ये टाइम पीरियड कब से कब तक, 1950 से लेकर 2010 तक, यानी कि 50 साल इधर हो गया और 10 साल इधर, यानी कि जो 60 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, इस बीच में हमारे कंट्री का जो जीडीपी रहा है, इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है यानी कि जीडीपी, वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा है। और इस रूप में आगे बढ़ा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट से बहुत ही आगे था। यानी कि यहाँ पे रोज़गार तो उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे इकोनॉमी में वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग रहा था इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है ना, रोज़गार नहीं बढ़ रहे थे लेकिन जीडीपी बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। यानी कि इस टाइम पीरियड में 1950 से लेकर 2010 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय में यदि एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट देखा जाए तो केवल 2% था, केवल 2%, इससे ज़्यादा था ही नहीं। और ये बहुत लगभग कम है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। जिस प्रकार का हमारा पॉपुलेशन था उस समय पे, उसके हिसाब से तो 2% बहुत ही कम है। आगे देखा जाए और क्या कुछ खास इसमें लिखा हुआ है। ड्यूरिंग दिस ईयर्स देयर वाज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। सही बात है, जीडीपी जिस हिसाब से हमारा बढ़ रहा था उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार नहीं बढ़ रहा था। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में गैप था। दिस मीन्स दैट इन द इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ज़रा सोचिए, आप खुद यहाँ पे थिंक कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, सोचिएगा, है ना। देखिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि हमारे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे गुड्स और सर्विस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, उसका वैल्यू भी ज़्यादा हमको मिल रहा है। क्रिएट तो हो रहे हैं लेकिन रोज़गार नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास रोज़गार बहुत ही कम था, लेबर बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, अपने सामानों को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ, ये इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ पे रोज़गार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी रोज़गार ना बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी आपका जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने का जो रफ्तार था वो लगातार जारी था, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर। स्कॉलर्स रेफर टू दिस फिनोमेना एज जॉबलेस ग्रोथ। और जो हमारे स्कॉलर हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाताकार हैं, जो ज्ञानीकार हैं, उन्होंने कहा कि ये फिनोमेना जो है ना, ऐसा जो सिचुएशन है, ये एक जॉबलेस ग्रोथ है। मतलब कि ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी के मामले में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि लोग रोज़गार नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक एक लोग जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे होंगे और ज़्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ। तो जो बड़े बड़े ज्ञानीकार लोग थे उन्होंने कहा इस फिनोमेना को, इस स्थिति को जॉबलेस ग्रोथ। क्यों कहा? क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा था जीडीपी के मामले में, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो आगे जा तो रहा था, लेकिन जॉब नहीं था, यानी कि जॉबलेस थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं फिर। In 1972-73, about 74% of workforce was engaged in primary sector, and in 2011-12, this proportion has declined to about 50%. 1972-73 में 1972-73 में 74% लोग जो है ना प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, काम कर रहे थे वहाँ पे। और यही डाटा हमारा 2011-12 में बहुत चेंज हो जाता है, वो केवल 74% से घटकर आ जाता है 50%। यानी कि 2011-12 का ये डाटा है, उस समय पे
प्राइमरी सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, उनमें केवल और केवल 50% लोग ही लगे हुए हैं और कामों को कर रहे हैं। आगे, द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 11 to 24% and the share of workforce in service sector increased from 15 to 27%। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीजमेंट हुआ वो 11 से लेकर 24% हुआ, यानी कि पहले कम था, बाद में हमारा ज़्यादा हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ये अच्छा चीज़ों को दर्शा रहा है। 11 था, 24 चला गया, है ना। और इसमें हमारा सर्विस सेक्टर में 15 था, 27 चला गया, यानी कि आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि दोनों में आधा आधा, है ना, दोनों में आधा आधा का इजाफा हमारा हुआ था सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में। लेकिन प्राइमरी में ये घटने के बजाय बढ़ने के बजाय ये घट गया था। 74% था, 50% आ गया था। आगे बढ़ते हैं फिर, द लास्ट 4 डिकेड्स, यानी कि कब से कब तक, 1972 से लेकर 2012 तक। 4 डिकेड का मतलब हो गया कि एक डिकेड में 10 साल, और 4 डिकेड का मतलब कितना हो गया, 40 साल। तो ये जो 40 साल का पीरियड रहा है, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट people have moved from self employment and regular salaried employment to casual wage worker। इस 40 साल के पीरियड में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से स्विच कर रहे थे कैजुअल वर्क की तरफ। यानी कि इनका जो भी अपना रोजगार होगा, जो ये अपने लिए काम करते होंगे, अपने लिए जो प्रॉफिट अर्न करते होंगे, ये अब इनको छोड़ना पड़ रहा था। साथ ही साथ जो इंसान रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे थे, है ना, रेगुलर सैलरी के बेसिस पे जो काम कर रहे थे, वो भी अपने कामों को छोड़ रहे थे और वो कैजुअल लेबर की तरफ स्विच हो रहे थे। यानी कि आज काम कीजिएगा तो आज पैसा मिलेगा, कल काम नहीं कीजिएगा तो कल पैसा नहीं मिलेगा, है ना। इस तरफ ये लोग ज़्यादा स्विच हो रहे थे इस टाइम पीरियड के बीच में, 1972 से लेकर 2012 के बीच में। अब यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपके सामने एक वर्ड आएगा, एक टर्म आएगा मेनली, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क नॉन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। यानी कि जब इंसान अपने कामों को छोड़कर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर, या फिर जो वो रेगुलर सैलरी बेसिस पे काम कर रहे थे उनको छोड़कर जब वो लोग कैजुअल लेबर की तरफ आगे बढ़ने लगे, उसको वो लोग परफॉर्म करने लगे, उसको अपनाने लगे, तो वही हमारा कहलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, है ना। हो सकता है कि पहले उनका अपना कोई दुकान होगा, अपना कोई फैक्ट्री होगा, अपना कोई इंटरप्राइज होगा, अब वो लोग अपना वो छोड़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी के अंडर में काम कर रहा होगा, रेगुलर वही बात है यहाँ पे, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे वो काम कर रहा होगा, या तो उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट मिलता होगा, या तो साल के अंत में मिलता होगा। तो ये लोग अब धीरे धीरे स्विच हो रहे थे कैजुअल वेज वर्क के तरफ, यानी कि आज काम कीजिए और पैसा लीजिए, इस प्रकार के कामों में ये लोग धीरे धीरे आ रहे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और कैजुअल वेज वर्कर जो होता है ना, इनका कोई फिक्स नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट, आपको हटा भी दिया जा सकता है, या फिर आपको साल भर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने घर में भी चुपचाप आपको बैठना पड़ सकता है काम के ना होने के वजह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स के बारे में, ठीक ना। चलिए, आप इसका नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।